YouTube channel. This is my second video of in this that I'm going to upload on my channel. आज मैं पॉलिटी की क्लास हम करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है, आज हम पॉलिटी को उठाएंगे, फंडामेंटल राइट्स। लास्ट क्लास मैंने ज्योग्राफी की ली थी और मैं ज्योग्राफी क्लास भी अपलोड करूँगा, बट अभी मैं पॉलिटी का ही ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं एक बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स जो हर इंडियन के पास एक राइट होता है। कुछ राइट्स हैं जो हर इंडियन जो इंडिया का जो सिटीज़न है वो उसको यूज़ कर सकता है, उसको उसके पास वो राइट हैं कि वो चीज़ें कर सकता है फॉर हिज हेल्दी लाइफ स्टाइल। बट ये जो ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये कंपलसरी होते हैं, मतलब ये इसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। जो अब मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको कोई वायलेट नहीं कर, वो छीन नहीं सकता कोई आपसे। वो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं, वो आपके लिए ही हैं, आपकी सेफ्टी के लिए हैं। और जो ये जुडिशरी होती है वो इसकी कस्टोडियन होती है। कस्टोडियन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, इसका पार्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है। तो हम जाते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं एक एक टॉपिक पर। ये टॉपिक ये जो लेक्चर होगा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये पहला पार्ट है कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो ये इम्पोर्टेंस है फंडामेंटल राइट के कि जो हमारा फंडामेंटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स होते हैं इसमें, तो हमारा जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। और जो पार्ट 3 है इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया की, वो अलग अलग कंट्री से उठाई गई है। तो एक काफ़ी बड़ा पार्ट यूके से उठाया गया है। तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो समरी पार्ट है ना, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी बताता है, उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारा जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट, और इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसलिए इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट को। ये जो पार्ट 3 है उसको, इस पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम फंडामेंटल राइट्स, एक एक फंडामेंटल राइट को हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे आ जाता है पहला जो हमारा। अच्छा, मैं पहले 12 जो है यहाँ पे आर्टिकल 14 से बताएगा, हम पहले मैं आर्टिकल 12 मैंने बताया 12 से 35 तक होता है, तो पहले 12 13 उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो आर्टिकल 12 है वो कहता है कि इंडिया जो पूरा है ना, वो एक एज अ होल, एज अ यूनियन है। लाइक इसमें ऐसे नहीं बोल सकते कि जम्मू कश्मीर अलग कंट्री बनना चाहता है, पंजाब अलग कंट्री बनना चाहता है, साउथ इंडिया अलग होनी चाहती है, वेस्ट बंगाल अलग होना, ऐसा नहीं हो सकता। या ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आके बोले, जैसे अंबानी साहब उठ के मुंबई मेरी है, अडानी अडानी साहब आके बोले गुजरात में रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 12 इसको प्रोहिबिट करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं बोल सकता कि एक पार्ट ये मेरा हो गया, या कोई भी अलग एक स्टेट उठ के बोल नहीं सकता हम इंडिया से अलग हो गए। इंडिया एक यूनियन, एक होल है, वो अलग नहीं हो सकता। पूरा एक एक पार्ट है इंडिया, एक लाइक बोलते हैं यूनियन है पूरा, अलग नहीं हो सकता कोई। ये आर्टिकल 12 बोलता है। आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर कोई भी पावर, कोई भी अगर ये और कोई भी पावर अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे या हर्ट करे, या उसको फंडामेंटल राइट्स को दबाने की कोशिश करे, तो वो खुद ही नल हो जाएगी। क्योंकि कोई कोई भी पावर उसको दबा नहीं सकती, या कम मतलब वायलेट नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट। कोई करने की कोशिश करता है, कोई इस फंडामेंटल हमारी जितनी भी 12 से लेके 14 12 से लेके 35 तक है, ये अगर किसी को भी इन फंडामेंटल राइट्स को अगर क्या बोलते हैं इसको, मतलब इसको दबाने की कोशिश करता है, तो वो खुद ही नल हो जाएगी। और फिर आर्टिकल 14 पर आ जाते हैं। ये आर्टिकल 13 कहता है। अब आर्टिकल 14 पर आ जाते हैं हम, जो है बोलता है राइट टू इक्वलिटी। तो आर्टिकल 14 जो पहला है वही बोलता है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 50 राइट टू इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब हुआ हो गया कि लॉ के आंखों के सामने सब बराबर हैं। अब भले ही वो कोई इंस्पेक्टर हो, भले ही वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई एक सिविलियन हो, वो सब बराबर हैं लॉ के सामने। आर्टिकल 15 कहता है, एक मूवी भी आई थी आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो कौन से एक्टर थे उसमें, उस पर ये आर्टिकल 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम किसी के कास्ट, जेंडर, उसके उसका जो कलर होता है, उसके स्किन का कलर, रेस जिसको हम बोलते हैं, उसके बर्थ प्लेस और उसके रिलीजन को लेकर। अब जैसे हम कोई सुना, हम खुद भी बोल देते हैं किसी ना किसी को, ये छोटे गांव से हैं, ये इस गांव से आया हुआ है, शहर में आ गए, तो उसकी क्या गलती है, वो गांव में पैदा हुआ है, राइट। इसको इसलिए हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो ये गलत है। तो ये आर्टिकल 15 वही बताता है कि
प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, का रेस एंड बर्थ प्लेस, ये आर्टिकल 15 बताता है। आर्टिकल 16 जो है वो बताता है कि जितने भी हमारे ये तो होते हैं ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो जॉब्स निकलती हैं, उसके लिए हर हर किसी के पास हक है कि वो फॉर्म को भर सके। तो आर्टिकल 16 बताता है कि ये सब अप्लाई, कोई रोक नहीं सकता आपको फॉर्म भरने के लिए, ये आर्टिकल 16 बताता है। आर्टिकल 17 बताता है, ये भी आर्टिकल 15 के जैसा ही है, बट ये अनटचेबिलिटी के ऊपर है। वो जैसे डिस्क्रिमिनेशन पे था ना कि रेस, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस, ये है अनटचेबिलिटी के ऊपर। जैसे अभी तो चलो बहुत मतलब बदलाव आया है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बट पुराने ज़माने अभी भी कहीं छोटे गांव में चले जाओ तो अभी भी यहाँ पे ये मैंटेलिटी है अनटचेबिलिटी की, छुआछूत जिसको बोलते हैं हम। तो वो गलत है, ये अबॉलिश करता है। आर्टिकल 17 बोलता है कि ये अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। ये अभी अभी बड़े बड़े शहरों में कुछ कुछ होते हैं ना, किसी किसी को घर में घुसने नहीं देते हैं, तो वो गलत है, ये अनटचेबिलिटी, दिस इज़ रॉन्ग। आर्टिकल 18 बोलता है जो लास्ट है आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी का, वो है अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स क्या हो गए कि अब जैसे बादशाह, सुल्तान, निज़ाम, तो ये सब टाइटल्स, ठाकुर, चौधरी, जाट, ये सब ये गलत, ये मतलब ये टाइटल्स को मतलब यूज़ नहीं कर सकते हो। बट दो तरीके के टाइटल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? वो कौन से हैं? तो एकेडमिक टाइटल्स और डिफेंस के टाइटल्स। एकेडमिक टाइटल लाइक जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, पीएचडी किया उसने तो उसको उसको डॉक्टरेट की डिग्री, वो ये टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं हम। और ये इलीगल नहीं है। और डिफेंस वाले जैसे कोई डिफेंस मतलब कैप्टन हो गया, स्क्वाड लीडर हो गया, फ्लाइंग ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ये सब ये जो टाइटल्स है ये इसको अलाउ करते हैं। बट अगर ये सब जो है बादशाह, खलीफा, ये सब अबॉलिश कर दिया गया। ये पहले होते होंगे, अब नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है अबॉलिशमेंट ऑफ दीज टाइप ऑफ टाइटल्स ओनली। देयर आर टू टाइप ऑफ टाइटल्स, वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, वो एक डिफेंस के टाइटल्स आ जाते हैं और एकेडमिक टाइटल्स आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट अपने जाते हैं जो है राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से 22 इसी के अंदर आते हैं, दैट्स राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 जो है, मैं ये आर्टिकल 19 के अंदर 6 आर्टिकल्स आते हैं। पहला है राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच मतलब आपके पास बोलने का हक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके किसी को भी गाली दे दोगे, तो वो गलत है। क्योंकि आप ऐसे किसी को जाके गाली दे दी और बोल दी आर्टिकल 19 है मेरे पास है, इट इज़ लीगल, मेरे पास जो बोलने का हक है मेरे पास, बट आप किसी को एक्सप्लॉइट कर, किसी को वायलेट कर रहे हो, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ये आगे जाके हम आर्टिकल पढ़ेंगे वो। तो ये आप एक इलीगल काम कर रहे हो, किसी अगर आप किसी को वायलेट कर रहे हो तो वो एक उसके वो बोलेगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉइट कर रहा है मेरे को ये। तो राइट टू स्पीच भी, बट सोच समझ के, किसी और को गलत ना हो जाए। राइट टू ऑर्गेनाइज ए मीटिंग इन नॉन वायलेंस वे, जैसे जंतर मंतर में होता है ना, काफ़ी पॉलिटिकल में देखो न्यूज़ में आता है जंतर मंतर में बैठ गए, तो ये आप कोई भी ऑर्गेनाइज कर सकता है मीटिंग, बट इन नॉन वायलेंस वे। यूनियन बना सकता है कोई, हर किसी के पास एक हक है, बस एक यूनियन बना सकता है। मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम घूम सकते हैं कहीं पे भी, बट अब जैसे डिफेंस कंटेनमेंट एरियाज़ होते हैं या एयरफोर्स स्टेशन हो गया, अब वहाँ पे जाके नहीं घूम सकते कोई, वो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये नहीं रहेगा, कहीं पे घूम सकते। जैसे कुछ कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे वहाँ पे आर्मी रूल लगा रहता है, जैसे नक्सलाइट एरियाज़ हो गए, जैसे जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ऐसे घूमोगे मार दिए जाओगे। तो वहाँ पे ऐसे जाके नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हमारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम घूम सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, बट कुछ जगहों पे नहीं है जहाँ पे आपकी आपकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, आपको सेटल होने के लिए जगह ले सकते हो रहने के लिए। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन आपको कोई भी आप काम करना चाहते हो, धंधा करना चाहते हो, मर्चेंट, कुछ भी काम करना चाहते हो, उसके हक आपके फ्रीडम है कि हाँ भैया कुछ भी कर सकते हो। राइट, एक और है राइट, आर्टिकल 19 के अंदर ही आता है राइट टू यूज़ इंटरनेट। ये भी आर्टिकल 19 के अंदर ही आता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। राइट टू यूज़ इंटरनेट इज आल्सो कम्स अंडर आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 हो गया राइट टू फ्रीडम में, आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आता है कि जब भी कन्विक्शन, यहाँ पे होगा ना, हाँ है, राइट, ये रिस्पेक्ट, मतलब कि अगर किसी केस में ऑफेंस में हम पकड़े जाते हैं तो रिस्पेक्ट मिले, ऐसा जब तक बोलते हैं ना इनोसेंट गिल्टी, क्या क्या डायलॉग, क्या है वो फ्रेज, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यस, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अगर कोई कन्विक्ट किया जाता है तो जब तक कोर्ट ऑफ लॉ बोलना था कि हाँ भाई ये गुनहगार है, तब तक ऐसे नहीं कि उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तब तक ऐसे नहीं कि हाँ बोल देना हाँ इसने किया ही होगा, यही चोर है, इसने किया ही होगा, मर्डर किया ही होगा इसने, हमें हमारे पास कोई हक नहीं है ना बोलने का। और जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक हम नहीं बोल सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21, जो
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ये। अरे हाँ, एक और चीज़ मैंने बतानी थी आप लोगों की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिटन और एक होता है अनरिटन। अब जो रिटन होता है इसको बोलते हैं फेडरल, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन है। ये रिटन मतलब जो एक बार लिख दिया वो लिख दिया, उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते। बट जो अनरिटन होता है उसमें अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। बट हम अगर पूछोगे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिटन है ना तो अनरिटन है, मतलब ना तो फेडरल है ना तो ये अनरिटन अनरिटन है। मतलब ये इसको बोलते हैं काशी फेडरल, क्योंकि ये कुछ इसके जो अभी आपको अभी एक फंडामेंटल राइट में ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 31, वो पहले पहले टोटल 7 आते थे फंडामेंटल राइट्स में। अब 7 नहीं रहे हैं, अब 6 ही रह गए हैं। तो वो एक अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट 44, अभी जब आएगा तो आगे मैं बताऊंगा, उसमें वो हटा दिया गया। तो अब ये बोलोगे तो ये तो अनरिटन हो गया, इसमें अमेंडमेंट्स हो रही हैं। बट आर्टिकल 21 जैसे है, ये आप प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इसमें आता है राइट। एक यहाँ पे देखोगे आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे, तो ये राइट टू लिव। अब ये कोई छीन नहीं सकता ना आपसे, जीने का हक कोई नहीं छीन सकता। तो ये रिटर्न पार्ट में आ गया, फेडरल पार्ट में आ गया, इसलिए मिक्स है, रिटर्न और अनरिटन दोनों का मिक्स है, इसलिए उसको काशी फेडरल बोलते हैं। हमारे इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको काशी फेडरल बोला जाता है। ओके। अनरिटन को शायद यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। फेडरल और यूनिटरी, ना तो हमारा फेडरल है तो यूनिटरी है, दोनों काशी फेडरल है, मिक्सचर ऑफ बोथ। ओके। आर्टिकल 21 के अंदर ये सारे हैं, ये एक एक करके पढ़ लीजिएगा, ये या स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। प्रिवेसी, राइट टू लिव, हेल्थ, फ्री एजुकेशन टिल 14। हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो भी कहता है, आगे जाके एक टॉपिक आएगा उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, डीपीएसपी, वो भी कहता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हर बच्चा जो 14 साल की उम्र तक उसको फ्री एजुकेशन मिले। 3 जगहों पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी लिखा गया कि हर बच्चे को 14 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन मिले। फॉर फ्री हेल्प ऑफ लॉ, अगर किसी के पास नहीं वो लॉयर अपॉइंट कर सकता जैसे, तो उसको अपॉइंट करवाया जाता है फ्री में। अगेंस्ट सेपरेट, हाँ जैसे राइट अगेंस्ट सेपरेट, ये जैसे एक कसाब जो टेररिस्ट था वो पकड़ा जब गया था तो उसको अलग जेल में रखा गया था। क्यों? क्योंकि उसको अगर इतना गुस्सा था कि जेल के अंदर जो कैदी थे वही उसको मार देते, इतना गुस्सा था उसको, तो राइट अगेंस्ट सेपरेट जेल, उसको अलग से जेल में लाया गया। राइट अगेंस्ट हैंडकफ्स, अब अपनी फिल्मों में देखा होगा ना, जब ऐसे कोर्ट में लाया जाता है गुनहगार को, मतलब जो होता है उसको पेश करने के लिए, तो उसको रस्सी बांधते हैं, हैंडकफ्स नहीं बांधते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक साबित ना हो जाए कि हाँ भाई ये गुनहगार है, तब तक उसको हैंडकफ्स नहीं लगा। हैंडकफ मतलब वो गुनहगार है, ये ऐसे एक सिंबल होता है, तो इसलिए ये हैंडकफ्स नहीं लगा सकते हैं जब अगेंस्ट हैंडकफ्स। इसके राइट है उसके पास कि जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक हैंडकफ्स नहीं लगा सकते हाथों पर। राइट अगेंस्ट वॉलेंस नेचर, इसमें एक्सप्लेन क्या करना है सामने ही पता है। राइट अगेंस्ट लेट हैंगिंग, अगर किसी को फांसी लग रही है, एक पर्टिकुलर टाइम बोला कि 6 बजे, तो 6 बजे ही लगेगी। 6:01 पे नहीं हो सकता, 6:02 पे नहीं हो सकता, 6 बजे ही लगेगी उसको। राइट अगेंस्ट राइट टू ट्रैवल फॉरन, आप बाहर भी विदेश जा सकते हो घूमने के लिए। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, मतलब स्लेवरी इसको बोलते हैं, काम करवाए, पैसा भी नहीं दे रहे, काम भी करवा रहे हैं, तो उसको वो उसके अगेंस्ट आपके पास राइट है। राइट अगेंस्ट हैंगिंग पब्लिकली, ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ वहाँ पे पब्लिकली हैंगिंग किया जाता है। अमेरिका में भी आप मतलब ऐसे लोग बिठाते हैं, लोगों को दिखा फिल्मों वगैरह में देखा होगा, बट इंडिया में ऐसे पब्लिकली हैंग नहीं किया जाता है। ये अगेंस्ट है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। राइट टू स्लीप, सोने का हक है भाई, सबके पास सोने का हक है। राइट अगेंस्ट नॉइज़ पोल्यूशन, अगर मोहल्ले में कोई शोर मचा रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास हक है। एक राइट टू बिहेव विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, एक कहावत एक बोला जाता है कि खुदा ने औरत को इज़्ज़त तोहफे में बख्शी है, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बख्शी है। तो हर वो औरत के पास हक है कि उसको रिस्पेक्ट से बिहेव किया जाए, उसके साथ तमीज़ के साथ बात की जाए उनके साथ। आर्टिकल 22 पे आते हैं हम, जो है राइट अगेंस्ट अरेस्ट, नहीं ये इसी के अंदर ही आता है जो अपना चल रहा था, आर्टिकल 19 से 22 तक जो चल रहा था वो इसी के अंदर ही आता है। राइट अगेंस्ट प्रोटेक्शन, मतलब कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो अब उसको प्रोटेक्ट भी करना है, ऐसे नहीं कि आए जाए कोई थपड़े आगे जा रहा है उसको, ऐसा नहीं हो सकता, उसको प्रोटेक्ट करना है। उसको मार नहीं सकते हो कोई, उसको जब जब मतलब अरेस्ट कर रहे हैं तो उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट करनी है, उसकी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये होगा हमारा राइट टू फ्रीडम खत्म हो गया। अब हमारा जो थर्ड है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, जो 23 और 24 है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगेंस्ट प्रोहिबिट करता है। फोर्स्ड लेबर है कि 8 घंटे काम करने का हमारा एक बॉन्ड अगर हमने साइन किया, वो 10-10 घंटे काम करा रहा है, वो गलत है। अनएथिकल बिजनेस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, ये वही ह्यूमन सेक्स ट्रैफिकिंग, ये सब जो क्या रैकेट चलते हैं उसके खिलाफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगेन कहता है अगर हो रहा तो बंद कराओ उसको। स्लेवरी सिस्टम और प्रोविजन ऑफ बॉन्ड लेबर, मैंने पिछले वाले में बताया था कि जो
है ना, काम भी करवा रहे हैं, पैसे भी नहीं दे रहे, वो इसके अगेंस्ट है राइट, ये इसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहता है। और याद है आपको मैंने आर्टिकल 19 में कहा था कि राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच में आप कुछ भी जाके किसी को गाली नहीं दे सकते हो क्योंकि उसको वायलेट कर रहे हो आप, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसका आर्टिकल 23, ये जो आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये इसके तहत आप उसको वायलेट कर रहे हो, तो ये आप इलीगल काम कर रहे हो, लीगल काम नहीं कर रहे हो। तो राइट टू स्पीच भी, बट एक लिमिट के अंदर ही। आर्टिकल 24, ये जो है, ये देखो आर्टिकल 24 में यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है कि 14 साल के बच्चे जो है उसको उससे काम नहीं करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बच्चों को पढ़ाओ। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़, ये गलत है। 14 साल के छोटे जो बच्चे हैं उनको उनसे काम नहीं करवा सकते हो, क्योंकि 14 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनसे उनको पढ़ाई करवाओ, फ्री में एजुकेशन दे रही है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो नेक्स्ट है आर्टिकल 25 से 25, 26, 27, 28 तक जाएगा, ये 29 तक जाएगा, ये गैस नहीं 28 तक जाएगा, 25 से 28। ये है राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन, मतलब पहला जो आर्टिकल 25 कहता है हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी अगर किसी को जैसे रिलीजन ए रिलीजन बी है तो कोई ये नहीं बोलता मैं अगर मुझे रिलीजन बी फॉलो करना है कोई मुझे रोक नहीं सकता कि नहीं नहीं तुम रिलीजन बी नहीं, तुम्हें रिलीजन ए ही फॉलो करना है, ये गलत है। मैं कुछ भी कोई जो मेरी मर्ज़ी वो रिलीजन आप फॉलो कर सकते हो। आर्टिकल 26 कहता है कि आप रिलीजन अफेयर जो होते हैं ये छोटे मोटे अगर के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, धार्मिक इवेंट्स जो होते हैं आप ऑर्गेनाइज करा सकते हो। और आर्टिकल 27 जो कहता है जो ये धार्मिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब यही जो आर्टिकल 27 है इसी को काफ़ी लोग यूज़ करके अपना टैक्स बचाते हैं। लाइक सपोज़ कर लो कि मैंने कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ किसी एक रिलीजियस प्लेस पे और 10,000 रुपये, सपोज़ करो 10,000 रुपये, तो मैं वहाँ पे जो मेन जो बंदा होता है जो करवाता है ये सब ध्यान रखता है इन सब चीज़ों को, उसको मैं बोलूँगा कि मैं तुझे 1,000 रुपये दूंगा और तुम जो कागज़ पत्तर होगा उसमें 10,000 लिखना, बट जो एक्चुअल में जो हो रहा होगा वो 5,000 रुपये का ही। तो मेरे को जो टैक्स उसमें जो कागज़ पत्र में लिखा है कि मैंने 5,000 रुपये का यहाँ पे दान किया है, इसमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है, 5,000 रुपये यहाँ पे लिखा गया, तो मतलब मेरे को 5,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। 1,000 रुपये मैंने पंडित को दे, हो गए 6,000, बचे मेरे पास 4,000 मेरी जेब में रहेंगे, उस पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे ये आर्टिकल 27 को यूज़ करके काफ़ी लोग अपना टैक्स बचाते हैं। आर्टिकल 28 जो है ये कहता है कि आप रिलीजियस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा सकते हो, बट कुछ जगह है जहाँ पे नहीं करवा सकते हो और कुछ जगह है जहाँ पे करवा सकते हो। वो कौन कौन सी जगह है? तो पहले जो इंस्टीट्यूशन होता है जो गवर्नमेंट के, जैसे डिफेंस अकेडमीज़, यहाँ पे आप रिलीजियस अफेयर्स नहीं करवा सकते हो। वो एरिया जो गवर्नमेंट के अंदर अंदर आते हैं फॉर बट फॉर स्पेशल एस्पेक्ट्स, तो वो वहाँ पे आप रिलीजियस एजुकेशन ग्राम मतलब दे सकते हो यहाँ पे। फिर कुछ इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियली बैकअप बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से इनको फाइनेंशियल बैकअप मिलता है, उस वहाँ पे भी आप रिलीजियस एजुकेशन या रिलीजियस अफेयर्स करवा सकते हो। और और जो गवर्नमेंट से अप्रूव किए गए इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी आप रिलीजियस एजुकेशन या रिलीजियस वर्शिप्स जो होते हैं वहाँ पे करवा सकते हो। अब राइट, हाँ 28 तक हो गया। ये 29, 30 जो है वो है राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। यहाँ पे क्या बताता है कि हमारा जो जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है B.R. अम्बेडकर, उन्होंने कहा था इस आर्टिकल के लिए कि इफ़ देर इज़ नो प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज़ इन आर कॉन्स्टिट्यूशन देन आई विल बी द फर्स्ट गाय टू बर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आर्टिकल इन्होंने बताता है प्रोटेक्शन फॉर द ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं ये। माइनॉरिटीज़ हो गए जैसे मुस्लिम्स हो गए, जब जो कम तादाद में हैं उनके लिए। आर्टिकल 30 जो हो गया वो हो गया कि जो जैसे ये जो मदरसा आपने नाम सुना होगा तो वही आर्टिकल 30 है कि उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर राइट फॉर माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मदरसा एक अपने नाम सुना होगा, वो इस आर्टिकल 30 के एक एग्जाम्पल है। आर्टिकल 31 कहता है कि हाँ आर्टिकल 31 जो है ना वो रिमूव कर दिया गया है। ये राइट टू प्रॉपर्टी एक था आर्टिकल 31, ये रिमूव कर दिया गया अब। 1978 में इसको रिमूव कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ये अमेंडमेंट 44 के तहत। अब ये हुआ क्या था कि केरला में ना एक एक मतलब एक क्या बोलोगे, एक साधु बोल सकते हो अब इन्हें, एक केशवानंद भारती केस, आप कभी सर्च करना इंटरनेट पे आएगा केशवानंद भारती केस। उनका क्या था कि उनकी जो ज़मीन थी, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट था, वो उनकी ज़मीन बीच में आ रही थी। उन्होंने कहा था कि आप पैसा देती हैं, जैसे बोलते कि कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, घर बीच में, कोई ज़मीन बीच में आ गई तो गवर्नमेंट पैसा देती है। तो वो उन्होंने कहा नहीं मैं बेचना नहीं चाहता हूँ, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। तो वहाँ पे काफ़ी लोग रहते थे, एक ऐसे मतलब एक उनकी पूरी कम्युनिटी थी एक पूरी। तो वो केस हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक 6, 7, 12, 13 जज का एक बेंच बना था, तो उसमें 7-6 एक वोट से जो था वो ये हार गए थे केस।
तो अब देखा जाए तो किसी की ज़मीन छीन छीन ली जा रही है, ये तो फंडामेंटल राइट जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है इसको वायलेट किया गया है। तो यहाँ पे 1978 में ये हुआ था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स, बट जो बेसिक थीम है वो प्रिजर्व रहनी चाहिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स की। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स से हटाकर आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको लीगल राइट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ये अंडर द अमेंडमेंट 44, ठीक है। अब आर्टिकल 32 है, इसको बोलते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो और फॉर जस्टिस, इसलिए इसको बोलते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट तो मतलब सबसे बड़ी होगी ना जुडिशरी की, सबसे बड़ा, मतलब कुछ भी हो सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, आपको न्याय दिलाएगी। तो ये आर्टिकल 32 यही कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होता है। और आर्टिकल 226 कहता है कि आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो अंडर आर्टिकल 226। ओके। अब यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं। वो फॉरेनर्स के लिए कौन कौन से, अगर कोई फॉरेनर आता है तो उसके लिए भी ये फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। वो इक्वालिटी है, राइट टू किल, जो पहला आर्टिकल 14 था। इक्वलिटी क्या मतलब, इक्वलिटी, एवरीबडी आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ये जो था लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 20 है कि प्रोटेक्शन आफ्टर क्राइम, कब जब तक वो क्राइम प्रूव ना हो जाए तब तक उसको प्रोटेक्शन दो, ऐसा नहीं उसको मार दो या उसको जब तक आप, हमारे पास कोई हक नहीं है ना कि उसको सज़ा दें, वो जब तक प्रूव नहीं होता तब तक उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। आर्टिकल 21 वही राइट टू लिव, जीने का हक है। इनिशियल एजुकेशन, 14 साल की उम्र तक बच्चे को फ्री एजुकेशन मिले। अरेस्ट, ये अगर कोई अरेस्ट किया जाए, ऐसे नहीं कोई आगे थप्पड़ मार के जा रहा है वहाँ पे, अगर बिठाया हुआ है थाने में कोई थप्पड़ मार के, नहीं, उसको प्रोटेक्ट करो भाई, मारो नहीं इसको। फ्रीडम टू इन्वॉल्व इन रिलीजियस एक्टिविटीज़, ये है राइट टू रिलीजन जो हमारा था आर्टिकल 23 से कहाँ तक था, 23 से 28 तक था आई गेस, 23 से 28 तक नहीं, 25 से 28 तक था। 23-24 था हमारा अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था। 25 से 28 तक हमारा जो राइट टू रिलीजन है उसके अंदर जो आता है, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसी राइट टू रिलीजन में जो आर्टिकल 27 था कि टैक्स से बचो, अगर हम पैसा लगाते हैं रिलीजियस अफेयर्स में तो उसमें टैक्स से बचेंगे, टैक्स नहीं देना पड़ेगा उन पैसों पर। तो यहाँ पर अब 3 आर्टिकल्स और हैं, आर्टिकल 33, 34 और 35। वो क्या हैं, वो बस वो बता देंगे तो फंडामेंटल राइट्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे। 33 जो है वो बताता है कि पार्लियामेंट आर्म्ड फोर्सेस को एक एक्स्ट्रा पावर दे सकती है रूल करने के लिए कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ में जब इनको ज़रूरत पड़े। फॉर एग्जांपल, और ये तब पार्लियामेंट तभी ये दे सकती है जब प्रेसिडेंट उस पर मतलब फाइनल करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। एग्जांपल क्या है इसका, आसपा जैसे AFSP है ना, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसमें क्या होता है कि ये जो उनके पास कोई वारंट की ज़रूरत नहीं होती, अगर किसी प्रेमिस को सर्च करना है, किसी एरिया को सर्च करना है, तो वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये आर्म फोर्सेस के अंदर कौन कौन से आ गए, आर्मी, CRPF, पुलिस, डिफेंस कंटेनमेंट एरियाज, एयरफोर्स, ये सारे आ जाते हैं। आर्टिकल 34 क्या कहता है, ये मार्शल लॉ कहता है, एमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं। ये तब होता है जब, और यहाँ पे जब ये लगता है तो इसमें ना जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो थोड़े रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। लाइक अगर जैसे सपोज करो यहाँ पे इमरजेंसी लग गई है तो वहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं भाई हमारे पास राइट टू मूवमेंट है, फ्रीडम टू मूवमेंट है, हम तो घूम सकते हैं। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम टू मूवमेंट, ये सॉरी, हाँ आर्टिकल 19 के अंदर ही आता था ना, आर्टिकल 19 से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आर्टिकल 19 के अंदर ही है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 19 आर्टिकल 19, यस आर्टिकल 19 के अंदर है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो आर्टिकल 19 के अंदर हम ऐसा नहीं कह सकते हमारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम घूमेंगे, अब मार दिए जाओगे, वो एमरजेंसी लगी हुई है, दुश्मन देश अटैक कर चुका है, तो वहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ये आर्टिकल 34 कहता है कि अगर मार्शल लॉ कहीं इमरजेंसी लगे तो वहाँ पे हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं फॉर आवर सेफ्टी। और जो आर्टिकल 35 है वो आर्टिकल 33, 34 को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो ये कहता है कि अगर आर्टिकल 33 और 34 लग रहे हैं तो उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। और ये आर्टिकल 33, 34 को मतलब प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से, हर आर्टिकल को कोई ना कोई ऐसे प्रोटेक्ट करता है। तो आर्टिकल 33, 34 को आर्टिकल 35 प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया फंडामेंटल राइट्स का पूरा टॉपिक ख़त्म। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल।